नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। आज का विषय जो पिछले कुछ दिनों पहले मैंने 2 वीडियो डाले थे और उसमें मैंने कुछ पहली बार YouTube पर आकर के किसी प्रकार की भविष्यवाणी की थी। तो उसमें से एक भविष्यवाणी तो बहुत ज़बरदस्त सफल रही और दूसरी भविष्यवाणी पर मैं चूका हूँ, गलती हुई है मुझसे। और वो गलती कैसे हुई, क्या हुई, उसके ऊपर भी दोनों वीडियो के ऊपर जो पिछले मैंने डाले हैं उसके ऊपर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। जो मध्य प्रदेश की 29 सीटें थी, 29 सीटें हैं, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में और दर्शकों ने शायद उसके ऊपर कम ध्यान दिया, जो मैंने शुरुआत में व्यक्त किया था कि मध्य प्रदेश में जो कुल 29 सीटें हैं उसमें से पिछली बार भाजपा 28 जीती थी। मूल प्रश्न ये था कि ये जो 29वीं सीट है ये भी वही पार्टी जीतेगी या नहीं, ये प्रश्न था। तो मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद में मेरे संज्ञान में ये आया कि मैं पार्टी का नाम नहीं, मैंने पार्टी का नाम नहीं बताया कि कौन सी पार्टी जीतेगी या कौन सी पार्टी हारेगी। पार्टी के नाम से मैंने इस वीडियो को नहीं बनाया था। तो अब चूंकि वो नतीजे सबके सामने आ गए हैं, सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों की क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी मुझे ये ऐसा आवश्यक लगा। वो आवश्यक इसलिए भी लगा कि ये जो 29वीं सीट है, जो छिंदवाड़ा की सीट है, ये 29वीं सीट की एक विशेषता है। बाकी की जो 28 सीटें हैं उसके ऊपर कभी ना कभी भाजपा जीती है, हारी है, जो भी है, कांग्रेस जीती है, हारी है, या और कोई अन्य पार्टी बसपा सपा ये जीती होंगी या हारी होंगी। लेकिन ये जो 29वीं सीट है इसके ऊपर जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, आज़ादी के बाद से लेकर के और अभी तक कभी भी हमेशा इस सीट के ऊपर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। कभी कोई दूसरी पार्टी इसके ऊपर जीत नहीं पाई है, खास तौर से लोकसभा के आम चुनाव में। विधानसभा में शायद यहाँ से 2-3 बार जीती है, लेकिन लोकसभा के आम चुनाव में कभी भी कांग्रेस को छोड़ करके दूसरी कोई पार्टी इसके ऊपर कभी विजयी नहीं रही। एक बार का शायद उदाहरण है 97 या 98 का, जब उपचुनाव था, वो आम चुनाव नहीं थे, वो उपचुनाव में यहाँ से एक बार छिंदवाड़ा सीट से सुंदरलाल पटवा जीते थे भाजपा की। उसको छोड़ करके आम चुनाव में, लोकसभा के आम चुनाव में कभी भी भाजपा नहीं जीती। तो इस दृष्टि से अगर इस बार अच्छे मार्जिन से अगर भाजपा जीती है तो मेरे ख्याल से, और इस चीज़ को मैंने काउंटिंग से पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया, तो ये मेरी नहीं बल्कि कृष्णमूर्ति पद्धति की एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में जाना जाएगा। इसके पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से कई लोगों के प्रेडिक्शन किए हैं चुनाव में हार जीत के, उसके ऊपर फिर अपन कभी बात करेंगे। लेकिन आज का जो प्रेडिक्शन था ये लोकसभा चुनाव का 29वीं सीट का, मध्य प्रदेश की 29वीं सीट का, कि 29 की 29 सीटें भाजपा को चलेगी, साथ में ये भी प्रेडिक्शन था मेरा। तो मुझे ये आवश्यक लगा कि जिस व्यक्ति ने ये प्रश्न, ताकि प्रश्न कुंडली कृष्णमूर्ति पद्धति में कैसे बनाई जाती है और कैसे उसका उत्तर निकाला जाता है, इसके ऊपर उन्होंने विस्तृत प्रकाश पिछले वीडियो में डाला। लेकिन फिर भी लोगों की जिज्ञासा थी, कई लोगों के कमेंट आए कि आपने ये तो बताया नहीं कि प्रश्नकर्ता कौन था, प्रश्नकर्ता किस पार्टी का था। तो मुझे ऐसा आवश्यक लगा कि उस प्रश्नकर्ता को आपके सामने लाया जाए। तो वो प्रश्नकर्ता किस पार्टी का था, अगर ये वो प्रश्नकर्ता स्वयं अपने मुंह से बताए तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक 2 मिनट का, आधे मिनट का क्लिप है उनका। मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप अपने वीडियो में ये वाली थोड़ी सी एक कमी रह गई है, अगर आप अपना एक थोड़ा सा समय दें 30 सेकंड का, 45 सेकंड का, तो दर्शकों को ज़्यादा स्पष्ट स्थिति हो पाएगी। तो लीजिए, और जो प्रश्नकर्ता थे वो स्वयं अपने मुंह से बताएंगे कि प्रश्न कैसा था और उनको ये प्रेडिक्शन कैसा लगा। हेलो, मैं हेमंत कुमार पटवा। मैंने एक क्वेश्चन देशपांडे सर से किया था कि इस बार छिंदवाड़ा में पिछले 40 साल से शायद कभी भी बीजेपी नहीं जीती, ना ही उन्होंने कभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो मेरी जिज्ञासा थी इस बार कि बीजेपी निकाल पाएगी ये सीट कि नहीं। तो मैंने इस तरह से देशपांडे सर से मेरी जिज्ञासा, जो मेरा प्रश्न था, किया, और सर ने उसका आंसर जो दिया वो बहुत काबिले तारीफ है। और उनका जो प्रेडिक्शन रहा वो 100% सही रहा कि बीजेपी ने इस बार सीट बहुत अच्छे मार्जिन से जीती। और
सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने ये जो सज्जन थे जिन्होंने ये प्रश्न किया था और जिनसे मेरी हमेशा अक्सर चर्चा होती रहती थी, तो इन्होंने जब ये प्रश्न पूछा मुझसे तो मैंने इनसे काफ़ी गहराई में चर्चा किया इस बात के ऊपर, उनको पूरी प्रश्न मूर्ति पद्धति की पूरी प्रक्रिया समझाई और उसके बाद में इनसे मैंने नंबर लिया और उस नंबर का गहन अध्ययन करके और जो भी प्रेडिक्शन दिया था मैंने वो उसके बाद दिया। ये तो हो गई। अब ये प्रेडिक्शन मेरे लिए सफल इसलिए है क्योंकि ऐसी एक पार्टी जीती है जो आज़ादी के बाद से लेकर के और इन 70-75 वर्षों में कभी भी नहीं जीती थी यहाँ से। उसका कोई रूप जब जनसंघ थी तब भी नहीं जीती और जब वो भाजपा बनी तब भी नहीं जीती। हमेशा यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा। ये पहली बार है कि लोकसभा के आम चुनाव में भाजपा जीती, तो कम से कम इसका महत्व मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम आते हैं दूसरे प्रेडिक्शन के ऊपर, जो 400 पार वाला जो मेरा एक वीडियो था और उसमें मैंने ये घोषणा की थी कि 400 पार तो नहीं पर 380 के आसपास सीटें भाजपा जीत सकती है, एनडीए जीत सकती है। तो वो प्रेडिक्शन मेरा गलत साबित हुआ और इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। अब इसके कारणों पर जब मैंने विचार किया तब मेरी समझ में आया कि जितनी गहराई से मैंने पहले वाले छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के ऊपर जितनी गहराई से मैंने पूछताछ किया प्रश्नकर्ता की जो राजनीतिक समझ थी उसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया, वैसी सावधानी और वैसी पूछताछ, वैसी गहराई मैंने 400 पार वाले प्रश्नकर्ता के साथ नहीं की। हमारे गुरुजी ने जब कृष्णमूर्ति पद्धति में सीख रहा था तो हमारे गुरुजी ने के कुछ निर्देश थे कि भाई जब आप किसी प्रश्नकर्ता से प्रश्न कुंडली बनवाते हैं तो उस समय पे उस प्रश्नकर्ता का उस प्रश्न के साथ में जुड़ाव, उसका भावनात्मक जुड़ाव और उस प्रश्न के स्वरूप का उस व्यक्ति से कोई गहराई का संबंध है या नहीं है, इसके पहले आप जांच करें। क्योंकि जब भी प्रश्न कुंडली बनती है तो उसमें चंद्रमा का जो रिफ्लेक्शन होता है, जो चंद्रमा मन का कारक होता है, तो चंद्रमा का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कुंडली में उस पर्टिकुलर हाउस से होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का संतान संबंधी प्रश्न है तो उस चंद्रमा का संबंध 5वें घर से आना चाहिए। किसी व्यक्ति का अगर 10वें घर से या रोजगार से संबंधित है तो चंद्रमा का संबंध 10वें घर से आना चाहिए। मकान से संबंधित है तो 4थे घर से आना चाहिए। कौटुंबिक परेशानी है तो दूसरे घर से आना चाहिए और वैवाहिक रिलेशनशिप में अगर कोई समस्या है तो 7वें घर से आना चाहिए। इस प्रकार से चंद्रमा का रिफ्लेक्शन विभिन्न भावों से संबंध उसका कोई न कोई आना चाहिए। ये तो हुई एक बात। और दूसरी बात, प्रश्न के प्रति उस व्यक्ति की जो उत्कटता है, जो गंभीरता है, वो भी होनी चाहिए, तभी वो प्रश्न का उत्तर सही खोज पाते हैं। तो मेरा ऐसा विचार है कि मेरा प्रश्नकर्ता जिसने 400 पार वाला प्रश्न किया था वो अपने ही प्रश्न के प्रति ज़्यादा गंभीर नहीं था, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं था और राजनीतिक समझ भी उसकी उतनी ज़्यादा नहीं थी। हो सकता है कि इसकी वजह से उस प्रश्न का उत्तर सही न निकल पाया हो। अस्तु, फिर भी मैं इस प्रश्न में जो मुझे असफलता मिली है इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये जिम्मेदारी मेरी है, मेरे शास्त्र की नहीं, मेरे गुरुजी की ये जिम्मेदारी नहीं है। मेरा शास्त्र गलत नहीं है, मेरे गुरुजी गलत नहीं है। ये गलती अगर हुई है तो मुझसे हुई है और पूरी विनम्रता से मैं अपनी असफलता को स्वीकार करता हूँ। ये दूसरे वाले प्रश्न के मामले में फिर भी दर्शकों से मेरा ये निवेदन है कि जो मेरा प्रश्न सही निकला है उसके ऊपर भी गौर करें और अपने जो आपके जो भी भावनाएं हैं उसको कमेंट बॉक्स में हम तक अवश्य पहुंचाएं और आप किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं इससे भी हमें अवगत कराएं ताकि हम आगे और अच्छा परफॉर्म कर सकें, आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। इसके लिए हमारी पूरी कोशिश जारी रहेगी। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग टू अस एंड टू आवर चैनल। हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी भावनाओं से हमें अवगत भी कराते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।